नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि जिस घड़ी का आपको इंतजार था, जिन आंकड़ों के लिए आप बेकरार थे, वो आंकड़े हम आपके सामने अब पेश कर रहे हैं। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का स्टेट एनालिसिस आपके सामने हाजिर कर रहा हूं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के आंकड़े अब तैयार हो चुके हैं। गुजरात में 27 साल बाद भी लगातार एक बार फिर सत्ता पर काबिज होती दिख रही है बीजेपी, और यह जीत ऐसी जीत है जो ये आंकड़े हमें बता रहे हैं। अगर ये असल नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल्स नहीं है, लेकिन हमारा आंकड़ा अमूमन सही निकलता है, सटीक निकलता है। थोड़े लोग अचरज में जरूर आते हैं, लेकिन मान जाते हैं काउंटिंग के दिन तो बीजेपी 150 सीटें जीतती दिख रही है 182 में से। अब तक वहां का रिकॉर्ड था 149 का 80 के दशक में, कांग्रेस के माधव सिंह सोलंकी ने ये सीटें जीती थी। तो रिकॉर्ड बनाती दिख रही है बीजेपी, और +-11 यह आंकड़ा दरअसल 161 तक भी जा सकता है 182 में से। कांग्रेस 19 सीटों पर सिमटती दिख रही है, महज 19। पिछली दफा 77 सीटें जीती थी बीजेपी ने, तो 58 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। कांग्रेस ने 58 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है। और यहां पर जो देखने वाली बात है, आम आदमी पार्टी न्यू एंट्रेंट, वो 11 सीटें लेती दिखाई दे रही है, डबल डिजिट्स में आ रही है आम आदमी पार्टी। और मत प्रतिशत की बात करें, वोट परसेंटेज की बात करें, तो बीजेपी 50% वोट हासिल करते हुए, तो साफ साफ प्रो इनकम्बेंसी और मोदी फैक्टर की गूंज साफ दिखाई दे रही है इन आंकड़ों में। पर्सनल इन्वेस्टमेंट की, पर्सनली इन्वेस्ट किया, गुजराती गौरव, गुजराती अस्मिता को इन्वोक किया प्रधानमंत्री मोदी ने। ट्राइड टेस्टेड फॉर्मूले तो साथ चले ही चले, सारे बॉक्सेस को टिक किया, जो बात मेरे सहयोगी सुकेश रंजन लगातार कई दिनों से कह रहे थे, और उसका परिणाम भी निकलता साफ दिखाई दे रहा है। गुजरात में बीजेपी 50%, पिछली बार से 1% और वोट फीसदी में, मत प्रतिशत में इजाफा होते दिख रहा है, और 15% से ज्यादा का ड्रॉप कांग्रेस के खाते में। 41, 41.5% वोट मिले थे कांग्रेस को 2017 में, लेकिन कांग्रेस विकल्प के तौर पर मजबूती से अपने आप को पेश नहीं कर पाई है, और कांग्रेस के वोट में सेंधमारी करती हुई साफ आम आदमी पार्टी दिखी है। अब ये मुझे कहने में कोई शक, कोई शुबा, कोई गुरेज नहीं है कि आम आदमी पार्टी जो 20% वोट लेती दिख रही है, 11 सीटें जीतती दिख रही है, उसने बड़ा नुकसान कांग्रेस को दिया है, क्योंकि कांग्रेस विकल्प के तौर पर नहीं उभरी। विकल्प के तौर पर क्या लोग आम आदमी पार्टी को देखने लगे हैं, और ये गुजरात की भविष्य की राजनीति के लिए कैसे संकेत हैं, और कांग्रेस के लिए ये संकेत कतई शुभ नहीं हो सकते। उधर अगर देवभूमि में आपको लिए चले, यानी कि हिमाचल की बात करें, वो आंकड़े भी हमारे सामने आ गए हैं, और हिमाचल में टू क्लोज टू कॉल, कांटे की टक्कर, 33 सीटें बीजेपी और कांग्रेस को मिलती दिखाई दे रही हैं। तो रिवाज बदलने जो बीजेपी निकली थी, वो रिवाज पूरी तरह से नहीं बदल पाई है। कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर, अन्य के खाते में 2 सीटें जाते दिखती हुई। आम आदमी पार्टी यहां खाता भी नहीं खोल रही है, यहां नॉन एंटिटी बनकर दिखाई दी। और यहां पर वोट प्रतिशत की भी बात करें, तो वोट प्रतिशत भी दोनों के खाते में बराबर 42% बीजेपी और कांग्रेस को मिलते हुए, अन्य के खाते में 16%। बागी फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर होगा, और कौन सी पार्टी बड़े अंतर से कितनी सीटें जीतती है, उसका असर क्लोज कॉन्टेस्ट पर भी पड़ता दिखेगा, क्योंकि दोनों के वोट परसेंटेज बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो राहत की सांस कांग्रेस हिमाचल में तो लेते दिख रही है, लेकिन बुरी खबर आते हुए, बहुत बुरी खबर आते हुए अगर मैं कहूं गुजरात से कांग्रेस के लिए, मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा, और यह हिमाचल में भी थे
और गुजरात में भी आजकल रिवर फ्रंट का बहुत इन्होंने लुत्फ उठाया। साथ ही साथ आलोक शर्मा, ये भी रिवर फ्रंट पर पाए जा रहे थे काफी दिनों से। गुजरात में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके विधायक भी संजीव झा, मेरे साथ मेरे सहयोगी सुकेश रंजन हैं, और साथ ही साथ भार्गव पारिक वरिष्ठ पत्रकार हैं, गुजरात को लगातार ट्रैक करते हैं। तो के शर्मा, अब तो बाँछें खिल गई। ये अप्रत्याशित नतीजा है। इतनी सीटें किसी पार्टी ने 1960 से जब गुजरात अस्तित्व में आया नहीं जीती हैं। ये उम्मीद से ज्यादा हो गया क्या कुछ? नहीं संदीप जी, पहले तो मैं आपने जो दिखाया अपने चैनल पे एग्जिट पोल, उसका सम्मान करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं कि जो वास्तविक स्थिति है उस स्थिति को आपने दिखाया है। और वहाँ पर गुजरात के संदर्भ में तो मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ आपको कि कुछ इस तरह का ही रिजल्ट वहाँ प्रत्याशित था और जनता वहाँ इसी रूप में एक बार पुनः जो है भाजपा को अपना आशीर्वाद देना चाह रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी को और स्थानीय जो वहाँ मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल जी को, और वो उन्होंने आपके इसमें दिख भी रहा है। और उसके बहुत 2-3 बहुत छोटे कारण हैं संदीप जी। क्या हैं वो कारण? गिनवाइए। कारण है इसलिए क्योंकि मैं आपको बताता हूँ 2-3 चीज़ें। देखिए, कोई माने ना माने, लेकिन जो वहाँ विकास के काम हैं वो वहाँ की जनता मानती है कि किस ढंग से 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ विकास किया है और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है राजनीतिक चुनाव में, क्योंकि आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं संदीप भाई, आप जानते हैं कि लोकतंत्र में और चुनाव में जो 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं उसमें एक नेतृत्व की विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज स्थिति ये है कि आज नेतृत्व की विश्वसनीयता जो है कांग्रेस में एकदम समाप्त हो चुकी है। कोई विश्वास करके राजी नहीं है इनकी बातों पर और न इनके जो वादे हैं उन पर। केजरीवाल जी का भी हालात कुछ उसी तरह का होता जा रहा है जो आप पिछले 7-8 सालों में देख रहे हैं उनको। तो आज डिपेंड करता है। और दूसरा जो गुजरात की भूमि है उसको समझने की भी ज़रूरत है। एक व्यावसायिक राज्य है वो, उसे 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रूप से चाहिए कि यहाँ शांति हो, यहाँ सुरक्षा हो, यहाँ पर समृद्धि कैसे बढ़े, एक आगे की सोच रखने वाले लोग हैं वो। तो आपने भरोसा शब्द जो इस्तेमाल किया कि भरोसा जताया है, पर आपको तो गुजरात के अपने नेतृत्व पर भी भरोसा नहीं दिखा। भाई आपने 3 तो मुख्यमंत्री बदले पिछले 7-8 सालों में, पिछले साल पूरा कैबिनेट ही बदल दिया। तो दरअसल क्या ये जीत प्रधानमंत्री मोदी के करिश्मे की, वो गुजराती गौरव अस्मिता और गुजरात से अपने आप को जो वो जोड़कर इस चुनाव में और जितनी ताकत उन्होंने झोंक दी, उसका बड़ा नतीजा है, या ये दरअसल गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस और भूपेंद्र पटेल की कार्यशैली पर मोहर है? देखिए, मैं संदीप जी ये कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज केवल देश के ही नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनकी जो लोकप्रियता है और उनका गुजरात के वो लाल भी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो निश्चित तौर से वो अपनापन और वो उनके प्रति अपनत्व तो जनता का होगा ही, लेकिन जो वहाँ के जो कार्य, जो राज्य सरकार का जो कार्य भी रहा है, भूपेंद्र पटेल जी का भी जो शासनकाल रहा है, यदि आप पिछले कोई ओपिनियन पोल को यदि आप देखें जिसमें सब प्रश्न आए हैं, तो आप देखिए वहाँ सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में उन्हीं का नाम आया है। आपके सर्वे भी अन्य चैनलों में भी चले हैं, सब जगह देखा जा सकता है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हमने परिवर्तन, देखिए परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही यानी अनोखा एक तरीका भी है। हम क्यों नेतृत्व पैदा कर पाते हैं, बाकी पार्टियों में नेतृत्व का अभाव क्यों बन जाता है? क्योंकि हम परिवर्तन को अपने राजनीति का अंग मानते हैं। हम परिवर्तन ये रिले रेस की तरह ही है कि एक व्यक्ति कुछ दूर जाएगा, इसके बाद उसकी जिम्मेदारियों को कैसे आगे बढ़ाना, नया नहीं, पर चर्चाएं बहुत गर्म थी के भाई, और आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि बहुत सारे बागी भी मैदान में उतरे, बहुतों के टिकट काट दिए गए, वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया, और वोटिंग जो टर्नआउट था 5% कम पहले फेज में, इस फेज में भी जितना 2017 में हुआ था वो नहीं हुआ।
तो ये मन में कुछ परेशानियां थी। अब वो परेशानियां इन एग्जिट पोल से थोड़ी दूर हो रही होंगी, पर ये मन में एक आशंका थी क्या कि भाई हमारा ही वोटर बाहर ना निकले, या वो कहीं नाराज तो नहीं हो गया है? ये आशंका थी आपके बीजेपी के खेमे में? नहीं संदीप जी पहले तो जहां तक आपने प्रश्न किया टिकट काटने की, तो मैं आपको कहूंगा, आपको एक नहीं ऐसे ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न राज्यों में कई उदाहरण मिले होंगे, और खासकर गुजरात में भी। यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट बैठे भी हैं, वो भी बता सकते हैं 2012 में कितनी टिकटें कटी, 2017 में कितनी टिकटें कटी। तो ये इस तरह के प्रयोग हम करते रहे हैं और करते हैं, तो क्योंकि इससे हम आप एक अपनी समझ भी तय करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी बात ये कहना कि बागी, आपको मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट कर दूं, भारतीय जनता पार्टी का यदि आप नेटवर्क देखें, जिस ढंग से कैडर बेस ये पार्टी है, इसमें व्यक्ति प्रमुख नहीं है, व्यक्ति से नहीं है। आप बागी होकर यदि, ठीक है, बागी होना यह है, आपको टिकट, हर कार्यकर्ता को टिकट चाहिए, कार्यकर्ता को टिकट मांगना ही चाहिए। और कुछ लोगों की अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है तो वो अपना बागी भी होते हैं, लेकिन संगठन बागी नहीं होता ना संदीप जी। संगठन जिताता कौन है? कैडर जिताता है, कैडर काम करता है, कैडर जनता के बीच काम करता है। तो ये गुजरात में ही बागी हो होता जाएगा दिखा। संगठन थोड़ा सा बदलता हूं ट्रैक को के भाई, ये हिमाचल में बराबर की टक्कर फिर क्यों होती दिखी? यहां गुजरात में इतना जबरदस्त भरोसा जताया, तो हिमाचल में वो भरोसा हिमाचल की जनता क्यों नहीं जताती दिखी? नहीं, मैं आपको इसका कारण बताता हूं। दो चीजें देखिए, हिमाचल का एक ट्रेंड रहा है, उत्तर ये पहाड़ी राज्यों को कह सकते हैं आप, कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस। लेकिन इस बार हमने तय किया कि हमको वहां रिवाज बदलना है, क्योंकि हमने उत्तराखंड में ये बदल कर दिखाया था और उसमें हमको बड़ी सफलता वहां मिली भी है। निश्चित तौर से मैं आपको कहता हूं कि यहां पर भी बागी हुए, निश्चित तौर से बागी हुए। बागी, उसको अपेक्षाएं थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी बड़ी उससे जीत कर आ रही है, तो उन्होंने टिकट की अपेक्षाएं की। लेकिन लास्ट मोमेंट में हमने जो अपना काम किया, कैडर को हमने बेस अपना वापस लाए और हमारे कैडर हमारे साथ जुड़ के खड़ा हुआ। मैं, ठीक है, आपके मैं एग्जैक्ट पोल का सम्मान करता हूं पूरी तरह से, लेकिन मैं यहां आपको एक बात और विश्वास के साथ कहता हूं, और उसके पीछे एक मेरा छोटा सा तर्क भी है, और उसको ध्यान में मैंने रखना चाहिए कम से कम राजनीतिक विश्लेषकों का। उत्तराखंड, सॉरी, हिमाचल में हम इससे बड़ी जीत पर आएंगे संदीप जी, और क्यों आएंगे इसके पीछे भी लॉजिकल बताता हूं। तमाम फैक्टर्स हैं वहां, डबल इंजन की सरकार का भी है, महिला केंद्रित सर्वाधिक वहां जो योजनाएं चली हैं जिसका लाभ वहां के लोगों को मिला है, और जो छूट गई है उसका दूध का दूध पानी तो पानी हो जाएगा। वहां पर भी पूरी भरमार भरोसा। और बागियों का देखिए, बागियों का सवाल हिमाचल में भी था, बागी वहां परेशानी थे या संभाल नहीं पाए आप? एक बात कह, हाँ, नहीं, बस एक बात कह के समाप्त करता हूं, इसके बाद अपने वर्ग केवल मैं इतना कहूं, चुनाव आयोग का चुनाव के बाद एक रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट को एक बार एनालिसिस करना चाहिए। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि 42 सीटें ऐसी हैं संदीप जी, जहां पर महिला पोलिंग जो है पुरुषों की पोलिंग से 4.4% ज्यादा है। हाँ। और यही नहीं, कम से कम 18 सीटें ऐसी हैं जहां पर पोलिंग 5000 से 8000 महिलाओं की ज्यादा है। ये जानकारी मुझसे साझा की है बहुत से लोगों ने। इसी में उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं क्या हिमाचल में? नहीं, इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि जिस ढंग से माननीय प्रधानमंत्री जी के सभाओं में महिलाओं उमड़ के आई, और जिस ढंग से उनके लिए डेवलपमेंट के काम हुए, और जो चीजें वहां पर दिखती हैं हमें वहां पर, कि जो महिलाएं वहां सबसे ज्यादा पहाड़ी राज्यों में जिनको परेशानियां हैं, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से काम किया, उसका आशीर्वाद हमें मिलेगा, और हम इससे मिलेगा। और एमसीडी में हमने नहीं किया एग्जिट पोल, पर एमसीडी के आंकड़े तो कुछ ऐसा बता रहे हैं कि 70-80 सीटों का फासला हो जाएगा। झाड़ू ने झाड़ू लगा दी बीजेपी पर। नहीं, मैं मानता हूं कि यहाँ एक कड़ा संघर्ष है हमारा, और वो कड़े संघर्ष के बीच है। कांग्रेस तो खैर कहीं नहीं है इसमें, न यहाँ दिखती है, न हमें कहीं दिख रही है, तो सुकड़ के ढाई राज्यों। अब कांग्रेस की बात करते हैं। आलोक शर्मा, एक मिनट के भाई, आलोक शर्मा, ये गुजरात में क्या हुआ? 19 सीटें आपके और आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में भी सिर्फ 6% का फर्क, और आम आदमी पार्टी शेड्यूल ट्राइब्स में आपसे ज्यादा वोट लेती दिख रही है, मुसलमानों में लगभग बराबर के वोट लेती दिख रही है, ओबीसी में भी कुछ कुछ अमूमन यही हाल, और पटेलों में आपको 19%, आम आदमी पार्टी को 16%। बीजेपी की अभी बात ही नहीं कर रहा हूं, आम आदमी पार्टी विकल्प बनकर उभर रही है क्या?
संदीप भाई देखिए, हिमाचल में 2% वोट मिलना, गुजरात में लगभग 20% के करीब वोट मिलना अभी तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। आम आदमी के एंगल से इतना वोट उनको मिल रहा है। मैं ग्राउंड पर था, उनके कार्यालय, तमाम कार्यालय चुनाव के एक हफ्ते पहले बंद होते नजर आए हैं। फिर भी अगर गुजरात की जनता ने वोट दिया है तो हमारे उस कथन पर कि भाई ये बी टीम है और वोट डिवीजन के लिए आई है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां सफल रही। गुजरात की जनता को बी बधाई। टीम हो गई, या आप विकल्प के तौर पर मजबूती से पेश नहीं आए तो दूसरी जगह देखने लगा मतदाता? इसका मैं पहलू ये वही भी तो है कहूंगा आलोक भाई। मैं वही कहूंगा, अगर जनता को, गुजरात की जनता को लगता है कि कांग्रेस से ज्यादा आम आदमी पार्टी को वोट देना शायद ज्यादा फायदेमंद है, तो उनको बधाई हो, उनको मुबारक हो। और नहीं, ये मोरबी पहले भी जैसे हुआ है कांड ना के बाद आलोक भी। भाई। दिल्ली में जहां 15 साल आपने राज किया, आपका सफाया किया आम आदमी पार्टी ने। पंजाब में जहां सालों से आप सबसे बड़ी पार्टी रहा करते थे और बदल बदल कर सरकारें बनती थी, वहां झाड़ू लगा दिया आपने। अब क्या गुजरात में भी वही हाल होने वाला है? ये आंकड़े उस बात की गवाही और दुहाई दे रहे हैं क्या? नहीं, अगर ये आंकड़े संदीप भाई सच होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि कांग्रेस पार्टी का जो सेंट्रल विंग है, राइट विंग मजबूत रहता है, और एक पार्टी आके सेंट्रल विंग में हमारे वोट बैंक में जिस तरह से राज्य दर राज्य घुस रही है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं हमारी नाकामी का फायदा अगर वो उठा रहे हैं तो वो भी देखना हो। मैं आपकी क्योंकि ईमानदारी की यहां पर तारीफ करना चाहूंगा। कम से कम आप यहां पर वोट अबाउटरी नहीं कर रहे। आंकड़े नहीं चलिए, संदीप भाई, फाइनल आंकड़े तो 8 तारीख को आएंगे, पर हाँ एग्जिट पोल बिल्कुल। की बिना पर आप ये मान रहे हैं कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत पड़ जाएगी फिर? नहीं, बिल्कुल आत्मचिंतन क्या, उससे भी आगे की सोचने की जरूरत पड़ेगी। और केवल आत्मचिंतन नहीं, पैरेलल ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे। केवल आत्मचिंतन करके अगर हम बैठ जाएंगे घर में और ऑपरेशन नहीं करेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भी संदीप भाई, क्योंकि मैं ग्राउंड में था 2 महीने से, मुझे डाउट है कि ये आंकड़े जो आ रहे हैं आम आदमी नहीं नहीं, पार्टी के डाउट लिए। कीजिए, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, ये मैं एग्जैक्ट पोल बिल्कुल नहीं वही है। उसी चीज पर कह रहा हूँ। दूसरी चीजें हैं कि पिछली बार का भी अगर तमाम मैं ओपिनियन पोल्स को देखता हूँ, एग्जिट पोल को देखता हूँ, और जो फाइनल रिजल्ट आए थे उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन था। लेकिन इस बार सेकंड फेज में 12%, 11.5% वोट डाउन है। पहले फेज में 6% के करीब वोट डाउन है, और तीसरा एक प्लेयर आ गया है। तो कहीं ना कहीं वो किसको नुकसान किस सीट पर पहुंचाएगा, किसको किस सीट पर फायदा पहुंचाएगा, ये तो कंप्लीट एनालिसिस के बाद बताया जा सकता है। ओवैसी की पार्टी ने वोट नहीं लिया, लेकिन उसके बावजूद उसने कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के स्थिर सीटें थी उनको जाकर डिस्टर्ब किया, जैसा कि बिहार में उसने किया है। नहीं, आप जो लेकिन बादाम स्ट्रैटेजी एक बनाकर चल रहे थे कि भाई बैकवर्ड, दलित, आदिवासी और मुसलमान, आदिवासियों में आपसे 13% ज्यादा वोट ले गई आम आदमी पार्टी, अगर हमारा यह आकलन सही निकलता है 8 तारीख को। मुसलमानों में लगभग बराबर, पटेलों में 3% कम, ओबीसी में भी 5-6% का ही अंतर। तो ये बादाम तो आपको नाको चने चबवा गया। देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ऐसा होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और जिस तरह से आपके आंकड़े आ रहे हैं, मैं जबकि बहुत ज्यादा इससे सहमत नहीं हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये आंकड़े आते हैं इस तरह से, तो स्वाभाविक है कि हमारे लिए बहुत चिंता का विषय होगा। और जिस तरह से चुनाव लड़ती है बीजेपी, क्या कांग्रेस ये साइलेंट प्रचार, ये दम शराड वाला खेल हो गया? साइलेंट प्रचार से काम नहीं चलता है। आजकल चुनाव प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो गए, चेहरों की भी दरकार हो गई। चेहरों का ना होना, जी खटाला सभा करेंगे, आराम से गांव देहात में ही जाकर बातचीत करेंगे, वो काम क्या नहीं चलता है, या वो रणनीति बैकफायर कर गई आलोक भाई? नहीं, रणनीति में अगर ये आंकड़े सही होते हैं तो रणनीति में चूक नहीं। रणनीति में फिर हम कहीं ना कहीं गुजरात की रणनीति में फेल हुए। मैं तो ये कहूंगा कि हम कहीं ना कहीं गुजरात को समझने में अभी भी कहीं ना कहीं चूक हुई है। लेकिन इसका केवल चुनाव लड़ने तक की नहीं है सीमित भाई। संदीप जी देखिए, पिछले 5 वर्षों में पूरी पार्टी का कैसा परफॉर्मेंस रहा वो भी फिर एनालाइज करने की जरूरत है। किस किस की कमी रही, किसका अच्छा रहा, किसका बुरा रहा, कौन प्रभारी रहा, कब प्रभारी 6-6, 8-8 महीने नहीं रहा, वो फिर सब सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि चुनाव अब ऐसा नहीं है कि आप 6 महीने 4 महीने आप ताकत झोंकेंगे। नहीं, और ये तब है, देखिए सुकेश रंजन ने मेरे साथ बैठे हुए हैं, सुकेश ने एक बात, बड़ी पते की बात कही थी,
और जो सुकेश एनालिसिस करते हैं मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं उसे, आप भी लेते हैं आलोक भाई, कि अगर हम जातीय समीकरण, राजनीतिक समीकरण देखें तो गुजरात तो दरअसल कभी कांग्रेस को हारना ही नहीं चाहिए। वो 2002 से एक फिजा बदली, पर वो समीकरण तो आप ही के आड़े आते दिख रहे हैं। जी देखिए, केवल जाति के आधार पर पूरा कहीं पर भी कोई वोटिंग पैटर्न नहीं होता नहीं, है। सिर्फ जाति नहीं, राजनीतिक समीकरण भी, समुदाय की भी बात कर रहा हूं, जाति की बात नहीं है। बिल्कुल, उसमें कहीं ना कहीं हमारी, अगर ये आंकड़े ठीक रहते हैं तो हमारी बड़ी चूक है इसके अंदर, क्योंकि हमारे परंपरागत वोट बैंक, अगर हम जो ग्रामीण क्षेत्र में, नॉर्थ गुजरात में, सौराष्ट्र के एक बड़े एसटी छिटक रहा है, मुसलमान छिटक रहा है, पटेल टूट रहा है, ओबीसी में सेंधमारी हो रही है। सबसे ज्यादा, मैं बीच में उसमें कहीं ना कहीं आलोक जी, मैं 1 मिनट के लिए बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। सबसे ज्यादा हैरत की बात, जो ये आदिवासी वोटों का आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव, ये सबसे बड़ा, मैं कह सकता हूं कि ये टेक अवे है गुजरात कांग्रेस के लिए कि इसको क्या करना चाहिए। मैं आरएसएस के एक बड़े नेता से जो अब बीजेपी में काम करते हैं, उनसे मैंने पूछा कि जो कांग्रेस के स्ट्रांग बेल्ट्स है, भार्गव पारिक इस बात से अग्री करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं वो आज भी कांग्रेस का परंपरागत गढ़ है। और आज भी आप अगर जाके पूछेंगे, और हम लोगों ने इसको देखा भी है, तो बहुत सारी जगहों में जो बाकी जगहों पे होता है कि प्रधानमंत्री कौन है, तो हमारे सूबे से जो प्रधानमंत्री आते हैं, आज भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको ये कह दें कि इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री है। तो वो एक परंपरागत वोटर है जो कांग्रेस को वोट करता था। ज्यादा ले जाती है आम आदमी पार्टी अगर इस तरीके से इनरोड्स बनाने में कामयाब हो गई है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का सबब है। इसका मतलब उन्होंने ग्राउंड पूरा खाली छोड़ दिया है और आम आदमी पार्टी वहां प्रवेश कर रही है जहां कांग्रेस को वो रिप्लेस कर सकती है और बीजेपी के सामने सीधे खड़ी हो सकती है। मतलब कांग्रेस के प्रति एक निराशा का भाव भी दिखाई देता है वोटर के मन में, गुजरात के मन में, कि आप विकल्प के तौर पर आने को तैयार ही नहीं है तो हम आपको वोट क्यों दें। क्या यह भी होता दिखा अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं आलोक शर्मा? नहीं संदीप भाई, अगर ऐसे ही आंकड़े सही साबित होते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को एक सक्षम विकल्प के तौर पर प्रेजेंट कर पाते, उस पर जरूर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है। और उसका केवल एक कारण नहीं है कि ट्राइबल है या कहीं जातिवादी है या बादाम है, उसके फिर बहुत सारे कारण। पर क्या हिमाचल से थोड़ी राहत की खबर है? बराबर की टक्कर, बराबर का हमारा आंकड़ा कह रहा है, बराबर वोट परसेंटेज और बराबर ही सीटें, 33-33 की टक्कर। देखिए संदीप भाई, पिछली बार का अगर हिमाचल का हम देखें, मैंने तमाम एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल सब देखे थे, तो कहीं पर भी 12-13 सीट से ज्यादा हमें किसी ने नहीं दिखाया था। लेकिन हम फिर भी 24 पर आए थे हिमाचल में, लूज करने के बाद भी। हिमाचल में मुझे लग रहा है कि हम 21 पर आए थे। हाँ 21 थे, फिर 21 से 22 थे, शायद 20 से ऊपर थे, जो कि मेरे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हिमाचल में हम 40 से प्लस जाएंगे। गुजरात में भी जो आंकड़े अभी तक दिखाई दे रहे हैं, चाणक्य के आंकड़े अभी 19 पर हैं, लेकिन बाकियों के ज्यादा भी हैं। एवरेज भी लें तो मुझे लगता है कि हम एवरेज से ज्यादा रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अभी मैं आंकड़ों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा। अभी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, अभी वो आपका अख्तियार है, पर एमसीडी की बात किए बिना अधूरी रह जाएगी चर्चा। जहां जिस दिल्ली पर 15 साल आपने राज किया और दिल्ली का काया पलट किया, उसमें कांग्रेस, खास शीला दीक्षित की सबसे बड़ी भूमिका थी। ये दिल्लीवासी, आम दिल्लीवासी आज भी मानता है। आप 0 बटे लड्डू पर पहुंच गए विधानसभा में, और वही हाल अब आपका एमसीडी में भी होता दिख रहा है। हालांकि हमने एग्जिट पोल नहीं किया है, पर मैं जनरल ट्रेंड को लेकर आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। संदीप भाई, उसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो खुद ही मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने 2007 के बाद से 7 और 12 2 चुनाव ऐसे हुए जब हमारी सरकार रही और कॉरपोरेशन के चुनाव हुए। 17 में हमारी सरकार नहीं थी। 7 और 12 में जो कॉरपोरेशन के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुए, वो तमाम एमएलएज के हाथ में छोड़ दिए गए। 7 में हमारे सारे के सारे सांसदों को दे दिए गए। 12 में भी वही हुआ, क्योंकि 12 में 7 के 7 सांसद हमारे थे। तो कहीं ना कहीं वो सांसदों ने और एमएलएज ने जो किया, अपने जिस तरह के कैंडिडेट्स दिए, और उसके बाद हार हुई। और जो कैंडिडेट्स एमएलए एमपी के बगैर उससे आ गए सहमति के, उनको उन्होंने हराने में कोई ताकत नहीं लगाई। तो जो आज एमसीडी का हाल है वो आज से नहीं है, वो 2007 में हमने उसकी नींव डाल दी थी।
कि उस समय पर रामबाबू शर्मा को डाउन करने के चक्कर में क्या क्या हुआ वो सब हम जानते हैं। पर ये क्या ये देखिए, ये बीमारी नासूर बन गई है क्या कांग्रेस का? दरअसल आप देखें, एमसीडी में आखिरी दिन प्रचार के 210 रैलियां की बीजेपी ने। अरविंद केजरीवाल कृष्ण भगवान बनते दिखाई दिए, एक पैर एक ही दिन में वो गुजरात में भी पाए जा रहे थे और डोर टू डोर प्रचार करते भी पाए जा रहे थे। आपका कोई नेता दिखने को तैयार नहीं। यही हाल हिमाचल में भी कोई आपका जो बड़ा प्रचार होता है, या गुजरात में बड़े नेता अगर फ्रंट फुट पर खेलते नहीं दिखेंगे, आपका यह कह देना कि राजनीति का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है। राजनीति का मतलब एनजीओ चलाना भी नहीं है ना। चुनाव से ही तो पता लगता है सक्सेस और फेलियर किसी भी पार्टी का। नहीं, बिल्कुल। और कांग्रेस की जो स्थिति अब है, हमारे लिए जीत बहुत जरूरी, क्योंकि जीत नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा। लेकिन अब इसमें पूरी चीजें ये भी देखनी होगी कि पीसी चाको जैसा आदमी 6 साल तक यहाँ का कांग्रेस का दिल्ली का अध्यक्ष प्रभारी रहा, तो क्यों रहा, और अगर वो 6 साल तक रहा तो वो पार्टी छोड़ के क्यों चला गया। अब इन तमाम सवालों के ऊपर चिंतन होना चाहिए, और अगर हम चिंतन नहीं करेंगे तो ठीक है, फिर उसका तो फिर कहीं कोई वो ही नहीं है, इलाज नहीं है। आज के वर्तमान के जो प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के हैं, उनका खुद का वोट अगर कट जा रहा है उनका वोटर लिस्ट से, तो तमाम जो कमेटियां बनाई गई वो कमेटियां क्या कर रही? नहीं, वो आप गड्ढा मुक्त, ढलाव मुक्त, प्रदूषण मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली की बात करते हैं। कांग्रेस, दिल्ली कांग्रेस मुक्त हो रही है, पहले उसको एड्रेस करने की जरूरत है। और संदीप भाई, वो भी तब जब इतना काम किया, दिल्ली की काया पलट कर दी शीला दीक्षित जी ने। उसके बाद अगर ये नतीजे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारी जो दिशाएं, चलिए कम से कम बतौर प्रवक्ता आप इन चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। संजीव झा, मुस्कुराने का भी दिन, थोड़ा मायूसी का भी दिन। गुजरात में एंट्री करते दिख रहे हैं, ताल तो खैर ठोकी जाती है, आपने 90, 93, 103 तक भी चले गए, पर डबल डिजिट में आना एक तरह से डेब्यू आप कर रहे थे। तो गुजरात के इन आंकड़ों को उत्साह की नजर से देख रहे हैं या यू आर टेकिंग देम इन योर स्ट्राइड? संदीप भाई, मैं इस आंकड़े से सहमत नहीं हूं, और आंकड़े से इसलिए सहमत नहीं हूं कि हमेशा हम लोग एग्जिट पोल में नहीं, एग्जैक्ट पोल में आते हैं। और इसलिए चाहे वो 2013 का चुनाव देख लीजिए, 15 का देख लीजिए, 20 का दिल्ली का विधानसभा का चुनाव देख लीजिए, पंजाब का चुनाव देख लीजिए, हमेशा सर्वे में हमें अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन जब परिणाम आता है, पंजाब में हमने आपको कितनी सीट दी थी संजीव भाई? पंजाब में किसी ने 92 नहीं कहा था, पंजाब में भी आपने 72 सीट ही कहा था। किसने कहा आपको? 94 सीटें हमने आपको दी थी। अच्छा, फिर आपका दिल्ली में कितनी सीटें? मैं उसी पे आ रहा था, दिल्ली में कितनी सीटें दी थी? आप न्यूज 24 टुडे चाणक्य पर हैं, किसी और चैनल की बात मत कीजिए ना। हम करने में कोई दिलचस्पी रखते हैं, हम अपनी बात करते हैं, जहां गलत होते हैं मान भी लेते हैं। चलिए, तो ये सब डिबेट हम 8 तारीख का जो परिणाम आएगा उस पर अच्छे से करेंगे। लेकिन एक बात मेरा रिकॉर्ड कर लीजिए आप, कि सूरत जितनी टोटल सीटें दिखा रहे हैं, वो सीट हमें सूरत में केवल आने वाला है। बाकी हम विश्लेषण सीट वाइज करेंगे तो और अच्छे से बता पाएंगे आपको। तो ये बीजेपी की बम करवा दी आपने, बी टीम दरअसल साबित हो गए, सारे वोट काट ले गए, कांग्रेस का कर दिया नुकसान, बीजेपी की कर दी बल्ले बल्ले। हाँ, ये तब तक बम है जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक एग्जैक्ट पोल नहीं आ जाता। वो इसलिए एक बात समझिए, गुजरात में लोग सच नहीं, सर्वे हम लोग अपने भी सर्वे में देखते थे कि अगर हम डोर टू डोर सर्वे में जा रहे हैं तो वो पहले कहते थे, उसी को हम फोन पे पूछ लेते थे कि भाई आप क्या किसको वोट कर रहे हैं, तो मुकर जाते थे। लोग इतने डरे हुए हैं, लोग सच बोलने से बचते हैं। कारण ये कि डराते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को डराया, कार्यकर्ताओं से मारपीट हुई, तो गुंडागर्दी करती है भारतीय जनता पार्टी वहां पे। इसीलिए लोग गुस्से में। परिवर्तन की बात हर जगह हो रही थी। आप आदिवासी बेल्ट की बात कर रहे थे, आप नॉर्थ गुजरात की बात कर रहे थे, सौराष्ट्र की बात कर रहे थे। सौराष्ट्र में लाखों की संख्या में लोग आते थे जब अरविंद केजरीवाल जी रैली करने जाते थे। सूरत में लाखों की संख्या में लोग आते थे। हर जगह परिवर्तन 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 की बातें नहीं। पर मैं एक चीज ये एक्सेप्ट करूंगा संजीव झा, कि आपके इनरोड्स की आहट तो सुनाई दे रही है। अब दरअसल आपके ऊपर और बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी कि गुजरात में डटे रहना। आप अरविंद केजरीवाल, आपके राष्ट्रीय संयोजक, शूट एंड स्कूट राजनीति के भी बहुत बड़े माहिर हैं। जाते हैं गाजे बाजे के साथ, फिर निकल भी
कितना जल्दी पलायन कर जाते हैं पता भी नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। पंजाब में हम पहली बार विपक्ष में थे और दूसरी बार फिर बड़ी एक ऐतिहासिक मार्जिन के साथ सरकार में आए, और मुझे उसी तरह की आहट मुझे कमोबेश अब गुजरात नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ, हिमाचल में भी आप गाजे बाजे के साथ गए, वो तो पंजाब से सटा हुआ था, पंजाब में 92 सीटें जीती थी। शुरुआत आपने बड़े तगड़े तरीके से की, गारंटी भी देते घूमे, वहां से निकले कब ये पता नहीं लगा किसी को भी। हिमाचल की जनता ने हमें प्यार दिया है और हमने अपनी पूरी कोशिश ईमानदारी से की है। देखिए एक बात समझिए संदीप भाई कि 10 साल में कोई पार्टी, प्यार में रिश्ता तोड़ दिया आपने, इस मुकाम तक इतना प्यार दिया, रिश्ता तोड़ दिया हिमाचल की जनता से। देखिए बीइंग अ पॉलिटिकल पार्टी मेरा एक काम है कि हम अपनी बात, हम अपनी लड़ाई बहुत मजबूती से लड़ें। अब जनता, देखिए अल्टीमेटली जनतंत्र में मालिक जनता है ना, तो जनता का जो भी उनका आशीर्वाद, जिस तरह का वो परिणाम आएगा, हम उसको स्वीकार करते हैं। और दिल्ली में आशीर्वाद अच्छा मिलता दिख रहा है, हमने एग्जिट पोल नहीं किया, दिल्ली में वो झाड़ू चला दी। दिल्ली में बिल्कुल झाड़ू चली है, और दिल्ली में झाड़ू चलने का कारण दो है। एक कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में उसने क्या काम किया बता नहीं पाए जनता को, केवल गाली गलौज के, केवल आरोप प्रत्यारोप के। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी के 8 साल के गवर्नेंस में डिलीवरी है, उस डिलीवरी को जनता मानती है, विश्वास करती है कि स्कूल अच्छे हुए हैं, अस्पताल अच्छे हुए हैं, तमाम जो विकास के काम हुए हैं उस काम को जनता स्वीकारती है, चाहे ये कुछ भी कहते रहे, कुछ भी बोलते रह जाएं। देखिए एक बात समझिए कि आम आदमी पार्टी पॉजिटिव कैंपेन करती है, एजेंडा सेट करती है, काम कैसे करें वो बताती है। दूसरी तरफ बीजेपी नेगेटिव कैंपेन करती है, गाली गलौज करती है। दिल्ली की जनता को स्वीकार नहीं है, और दिल्ली की जनता पर ये कांटो भरा ताज, अगर आप जीत जाते हैं एमसीडी, तो वो जो बहाने एक्सक्यूजेस देने का एक शगल हो गया ना, अरे ये हमें काम नहीं करने देते जी, ये तो वहां रोक देते हैं जी सड़क तो इनका काम है जी, अब वो खत्म हो जाएगा। एक्सक्यूजेस बहुत लोग समझेंगे, टोपी ट्रांसफर। अच्छा, टोपी ट्रांसफर, जो टोपी ट्रांसफर करते थे अब वो ट्रांसफर खत्म। ये बात सच है कि परेशान करते रहे, लेकिन उसके बाद भी काम दिखा, उसके बाद तमाम परेशानी का सामना करते हुए हमने काम किया है। और एक बात आप समझिए कि आज जब हम 49 दिन की हमारी सरकार थी, तब भी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे वो कहते थे ये तो ऐसे हवाई वादे हैं, ये पूरा हो ही नहीं सकता। हमने 49 दिन में करके दिखाए थे, फिर 5 साल में पूरे गवर्नेंस का मॉडल बनाया, जिस मॉडल की चर्चा हर जगह हो रही है, जब दिल्ली की जनता उसको मान रही है, और उसी मॉडल की मुहर है जो आप एमसीडी का रिजल्ट परिणाम। तो चलिए आज थोड़ा उत्साह दिख रहा है आम आदमी पार्टी में, लेकिन भार्गव भाई जो गुजरात के आंकड़े आते दिख रहे हैं, जो हमारा एग्जिट पोल कह रहा है, ये अप्रत्याशित है। 150 सीटें किसी पार्टी ने आज तक गुजरात में नहीं जीती हैं, और उतना ही ऐतिहासिक कांग्रेस का ये डिप है। 58 सीटों का नुकसान 19 सीटों पर सिमटती दिख रही है। और तीसरी बड़ी बात, वोट बैंक में जो सेंधमारी की है, जो परंपरागत वोट बैंक, जैसा सुकेश भी कह रहे थे, अनुसूचित जनजाति में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई है आम आदमी पार्टी। मुसलमानों के वोट बराबर बराबर बंटते दिख रहे हैं, पटेलों में भी वही हाल, ओबीसी में भी वही हाल। चौंकाने वाले हैं या उम्मीद ऐसी थी? बिल्कुल आपकी बात सही है। कहीं पे कांग्रेस की जो रणनीति थी उसके अंदर कहीं ओट आई है, उनकी जो बादाम थियरी थी वो बादाम थियरी कहीं चली नहीं है। दो वजह हो सकती है, क्योंकि मैंने कई जगह पे कई ज्ञातियों की मीटिंग भी मैंने अटेंड की थी। कल लेट नाइट तक भी मैं इनकी दोनों पार्टी की रणनीति को ट्रैक किया था, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि वहाँ सभी जगह पे चारों खाने चित हो गई है कांग्रेस, जो आंकड़े जिस तरह से दिख रहे हैं। और वो आंकड़ा अगर आता है तो ये गुजरात के इतिहास में सबसे बड़ा एक नया इतिहास बनेगा। और जब ये जो एसटी और एससी के और मुस्लिम की जो वोट बैंक थी कांग्रेस की, जो उसके अंदर जो सेंधमारी है वो बहुत ही बड़ी सेंधमारी है। और डब्ल्यू के तहत अगर ये सेंध लगी है तो ये सेंध सही में गुजरात के अंदर कांग्रेस के लिए, कांग्रेस कहीं पे भी एक कोने में मतलब कांग्रेस के अस्तित्व पर खतरा आ गया है विकल्प के तौर पर। क्या गुजरात अब आम आदमी पार्टी की ओर आशा भरी नजरों से देखेगा? क्या ये संकेत मिल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये जो
कांग्रेस की ये परंपरागत वोट बैंक है जो टूटने की संभावना बहुत ही कम थी। ओबीसी के अंदर जिस तरह से उनकी पैठ थी, और वही रणनीति के तहत कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री का नाम भी मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया था कि ओबीसी का मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि बहुतल ओबीसी इलाके में सेकंड फेज का जो वोटिंग हो रहा था उसी में हो रहा था। तो ये अगर ये इस आंकड़ों के जरिए एक बात तो साफ हो रही है कि कांग्रेस को लोग यहाँ पे कांग्रेस के सबसे हैरान करने वाला अनुसूचित जनजाति की एक बात, उनका आपको पसंद करना, और अकलियत, मैं मुसलमानों की भी बात करूं, जो अरविंद केजरीवाल बिल्किस बानो पर कुछ नहीं बोलते दिखाई देते हैं, हिंदू मुसलमान मुद्दे पर वो चुप्पी साधते हुए दिखाई दिए हैं, वो उस गेम में घुसे ही नहीं। कांग्रेस जबकि उनकी पैरोकारी करते साफ दिखाई दी, खास पिछले एक हफ्ते में वहां पर 44% कांग्रेस के साथ, 39% आम आदमी पार्टी के साथ। ये भी अपने आप में दरअसल एक चौंकाने वाला शिफ्ट है, अगर ये शिफ्ट होता दिखा नतीजों के दिन। बिल्कुल, ये बहुत ही चौंकाने वाला शिफ्ट है, क्योंकि जब एक बार यहाँ मौलाना ने यहाँ पे जो मुफ्ती है यहाँ शब्बीर अहमद, उन्होंने खुद ने नमाज के बाद ये कहा था कि इस तरफ मतलब ओवैसी की तरफ नहीं जाना है, कांग्रेस की तरफ जाना है। ये बात उन्होंने इनडायरेक्टली बोली थी, तो उसका भी असर नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस को एक किनारा करके बैठाने की सोच गुजरात की जनता के दिमाग में आ रही है। या तो इतने समय से कांग्रेस ने जो 5 साल के अंदर कांग्रेस के जो जितने भी विधायक थे, मतलब जितने ज्यादातर विधायक बीजेपी में चले गए, वो एक भरोसा उन्होंने गंवाया है। तो कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी बजती दिख रही है। पहाड़ों से अच्छी खबर है, लेकिन गुजरात में खतरे की घंटी पर पहले बीजेपी मैन ऑफ द मैच आज के एग्जिट पोल में गुजरात में तो साफ बीजेपी दिखाई दे रही है। क्या बीजेपी को भी ऐसी उम्मीद थी, और आप इतने दिन वहां पर थे, लगातार लोगों के साथ, बड़े नेताओं के साथ संपर्क में थे, एक ताल ठोकना होता है, बीजेपी ताल ठोकती है, पर माधव सिंह सोलंकी का भी रिकॉर्ड तोड़ती दिखेगी बीजेपी? नहीं, वो अपने रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे थे। हाँ, वो तो 127 की बात कर रहे हैं। 127 का फिगर है, ये तो 2002 माधव सिंह सोलंकी का 150 का आंकड़ा उनमें से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, ये मैं साफ तौर पे कह सकता हूं। अब वो कह सकते हैं कि हमने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन 150 का आंकड़ा वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मतलब अगर गुजरात के इसमें देखा जाए और संपादक की तरह मुझे कहा जाए कि कौन सी खबर बड़ी है गुजरात में, तो मतलब वो जो बाईलाइन होता है वो 3 लोगों की छप जाएगी कि जिस तरीके से बीजेपी का जो तेज वेग से चलना, छठी बार जीतना, ये एक पीस तो ये बनेगा। दूसरा, कांग्रेस का हिस्टोरिक लो, और कांग्रेस उससे क्या उबर पाएगी क्या, ये एक दूसरा पीस है। और तीसरा, आम आदमी पार्टी का फोरे, जहां जो प्रधानमंत्री से लेकर, गृह मंत्री से लेकर, बीजेपी अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग आम आदमी पार्टी की एंट्री वहां नहीं चाहते। वो किसी वो बाइपोलर पॉलिटिक्स जो वहां चल रही है, तो घुसती चली जाती है। मतलब किसी भी तीसरे फोर्स को वहां इस तरीके से स्वीकार्यता नहीं मिली है, 20% वोट तो नहीं मिले हैं, तो ये वो नहीं चाहते थे। तो 3 पीस तो लिखी जा सकती है। अब आइए बीजेपी पे। बीजेपी की ये जीत मोदी की पॉपुलैरिटी को अंडरलाइन करती है। बिल्कुल, बीजेपी की ये जीत उनकी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन को अंडरलाइन करती है। बीजेपी की ये जीत उनकी मैसिव रिसोर्स को मैनिफेस्ट करती है। और संगठन की ताकत जो है, बड़े बड़े नेताओं को हाशिए पर कर दिया, टिकट काट दिए, सक्रिय राजनीति वाले संन्यास मुद्रा में आ गए। बहुत चर्चा का विषय था, और ये मैंने जब ये फिगर नहीं आए थे उसके पहले मैंने कहा भी कि पहली बार ऐसा हुआ कि जब बीजेपी को अपने 21 नेताओं को सस्पेंड करना पड़ा। ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की गुजरात में नहीं होता था। लोग अनुशासन के नाम पे हो, डर के नाम पे हो, अपना पर्चा विड्रॉ करते थे, वो पार्टी के खिलाफ नहीं जाते थे। पहली बार हुआ बीजेपी को सस्पेंड करना पड़ा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वहां उनकी मजबूत है। मैंने कहा रिसोर्सेस, मतलब मैं बहुत इसके साथ कह सकता हूं, कन्विक्शन के साथ, कि
एक लेवल प्लेइंग फील्ड भी होता है। और कई बार मैंने मजाक में के भी वहां पे थे, के शर्मा को भी मैंने कई बार मजाक में कहा और बीजेपी के कई नेताओं को कहा कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड भी तो होना चाहिए। हाँ, गरीब कांग्रेस दिखती है और अमीर बीजेपी दिखती है, मतलब ऐसा लगता नहीं है कोई चुनाव हो रहा है। तो उस पे भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि या तो मुद्दे इतने तेज हो आपके साथ, मुद्दों को उठाने की क्षमता इतनी ज्यादा हो, या फिर नरेंद्र मोदी जैसा कोई चेहरा हो आपके पास। उन दोनों में से कोई कांग्रेस के पास नहीं है। तो बीजेपी के पास मोदी है, बीजेपी के पास ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी के मोदी गुजरात की अस्मिता को खुद से जोड़कर आगे कर लेते हैं। और जैसा मैंने एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग कह रहा हूं, वो हर बॉक्स टिक करते हैं ताकि कोई उनके सामने मैच ना आए। मतलब आज की स्थिति में जब 150 का आंकड़ा है, और वैसे में अगर आप अहमदाबाद और गांधीनगर की सीटों पे, तमाम सीटों पे, सारी सीटों पे आप नरेंद्र मोदी का रोड शो जाते हुए देखते हैं, तब आपको ये लगता है, तब आप ये शायद सोचते हैं कि क्या गांव में गड़बड़ कर रही है बीजेपी, शायद परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसलिए क्या शहर से उसको कंपनसेट करना चाहते हैं, तो क्या। लेकिन इन नतीजों को देख के लगता है, इन आंकड़ों को देख के लगता है कि बीजेपी दरअसल 2024 का जो एक वो है आगाज, वो गुजरात में बम्पर जीत के साथ करना चाहती है। पर इन्हीं नतीजों में, और अप्रत्याशित ये नतीजे हैं, इसको मैं अंडरलाइन करते हुए सुकेश आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पहाड़ों से कोई अच्छी खबर नहीं है कि हम रिवाज बदलने चले हैं। 33 का आंकड़ा, वो कांग्रेस जो एनजीओ छाप ये राजनीति कब तक करती रहेगी कि चुनाव जीतना ही मकसद नहीं होता राजनीति का, ये नैरेटिव कब तक चलाती रहेगी, वहां बराबर की टक्कर दे रही है। और एमसीडी के चुनाव में तमाम लश्कर के बावजूद कि जेपी नड्डा भी गए, तमाम मुख्यमंत्री वहां पर थे, मनोहर लाल खट्टर, पुष्कर धामी, हिमंता बिस्वा शर्मा, ये तमाम लोग, और राजनाथ सिंह जैसे भी कद्दावर नेता उतर गए दिल्ली की सड़कों पर, वहां झाड़ू ने झाड़ू चला दी। तो गुजरात नो डाउट बिग विक्ट्री फॉर द बीजेपी। वेकअप कॉल या परेशानी का सबब पहाड़, और चिंता क्या परेशानी का सबब दिल्ली? कि बीजेपी तो विन विन सिचुएशन में है। अगर वो इन आंकड़ों पे जाए तो वो कह सकते हैं कि इतने इन फाइटिंग के बावजूद हम अच्छा से लड़े, और फिर वो कहेंगे कि हम जीत जाते, लेकिन इन फाइटिंग की वजह से हार गए, मोदी जी का जादू चल रहा है। उनको मालूम था कि एमसीडी में वो जीतने वाले नहीं हैं। वो आपको कैमरे पे कह सकते हैं, डिबेट में कह सकते हैं, लेकिन अंदर से अंदर उनको मालूम था कि एमसीडी में उनकी स्थिति ठीक नहीं है। ये दोनों, गुजरात में बड़ी जीत और एमसीडी में आम आदमी पार्टी की जीत, एक चीज को बहुत हाईलाइट करती है, अंडरलाइन करती है कि जो व्यक्तिवादी राजनीति है, चाहे वो मोदी की हो चाहे वो केजरीवाल की हो, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म में दरअसल ये राजनीति, यस, ये एक तरीके से आपको करने को तैयार नहीं, ये कांग्रेस करने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस के जो सबसे बड़े नायक हैं उनको वो रिलक्टेंट दिखते हैं कई बार कि वो फेस बनकर सामने आए, और क्या ऐसी स्थिति में वो फेस के तौर पे स्वीकार्य होंगे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने है। तो ये हिमाचल में सो कॉल्ड अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी कांग्रेस के लिए आज का दिन एक वेकअप कॉल जैसा है। 8 तारीख नहीं कह सकता क्योंकि ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल है। के 20 सेकंड प्लीज, क्लोज करना है अब। मैं इतने कहूंगा कि पहाड़ से भाजपा के लिए बहुत अच्छी खबर आने वाली है, लेकिन संदीप जी वहाँ हम हिमाचल जीतेंगे भी निश्चित तौर से। लेकिन आज एक बयान ने कुछ चीज़ें साबित किया है। मधुसूदन मिस्त्री जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, और आज उन्होंने जो बात कही कि यदि हमको गुजरात में आवश्यकता पड़ी तो हम आम आदमी पार्टी का साथ लेकर भी यहाँ सरकार बना सकते हैं। ये दिखाता है कि ये जो इनका समझौता जो ये करके चले थे, इस समझौते में दोनों पार्टियों को करारी शिकस्त जो है मिलने जा रही है। समझौता किसका था किसका नहीं, आज ही पर गुजरात आपके लिए अच्छी खबर दे रहा है। हिमाचल कांटे की टक्कर, थोड़ी स्लीपलेस नाइट्स होंगी, जिनकी जिम्मेदारी थी, दारमदार था, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों चाहे बीजेपी के लोग। पहाड़ से सुगबुगाहट, ठंडी हवा आती रहेगी, उनको परेशान करती रहेगी। आज के लिए न्यूज़ 24 पर एनालिसिस के तौर पर बस इतना ही। नमस्कार।